अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स। इसके अंदर हमने गैसेस वाले तमाम टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट को। लिक्विड स्टेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन तमाम पॉइंट्स को हम डीपली स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट हमने किया एवेपोरेशन से। जो इसका फ़र्स्ट टॉपिक आता है एवेपोरेशन, और इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इनके फैक्टर्स, तमाम चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है, जितनी भी ये चीज़ें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मौजूद हैं। तो आपने वहाँ से याद कर लेना है। हम बस इसको आसान करने के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। याद तो हमें हो जाएगा तो रट्टेबाजी मज़ेदारी नहीं होती। हमने उसको समझना है, फिर उसको रट्टे लगाने हैं ताकि रट्टा भी आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एवेपोरेशन से। एवेपोरेशन क्या चीज़ है, हम बहुत आसान अल्फाज में समझेंगे कि आपके पास लिक्विड्स हैं, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड फेज़ से गैस फेज़ के अंदर, अगर एक लिक्विड गैस फेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज़ इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब है भाप बनना। जैसे आप पानी को उबालते हैं तो उसके ऊपर से वो भाप निकलती नज़र आती है। अब वो जो भाप है वो भी क्या है, वो भी पानी है, ठीक है। और जो उबल रहा है वो भी पानी है, लेकिन जो उबलने वाला है वो लिक्विड है, और जो हवा में उड़ रहा है वो है गैस फेज़, उस पानी का गैस फेज़ है, ठीक है। तो लिक्विड से गैस फेज़ में कन्वर्जन को हम कह रहे हैं एवेपोरेशन। और ये जो मैंने लिखा है कंडेंसेशन, इसका क्या मतलब है, इसको हम वैसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं बस आपको हिंट देता जाऊँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि गैस फेज़ का कन्वर्ट होना, लिक्विड फेज़ का कन्वर्ट होना गैस फेज़ के अंदर कहलाता है एवेपोरेशन। सेम उसी तरह से अगर गैस फेज़ चेंज हो जाए लिक्विड फेज़ के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए हैं और वो लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्योंकि एवेपोरेशन को स्टडी करना है तो हम एवेपोरेशन की बात करेंगे। एवेपोरेशन का मतलब है जी लिक्विड फेज़ से गैस फेज़ में कन्वर्ट होना, ठीक है। अब ये जो एवेपोरेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ये वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये अगर कन्वर्ट होता है गैस फेज़ के अंदर, तो ये सबसे पहले तो हो गई एवेपोरेशन, ये एवेपोरेशन हो गई। लेकिन इसके अंदर 40.7 किलो जूल इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर होती है लिक्विड फेज़ से गैस फेज़ में कन्वर्ट होने के लिए। अगर इतनी एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स को मिल जाती है तो वो गैस फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अब ये हमने इस चैप्टर के जो हमने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो लिक्विड स्टेट्स होते हैं यानी कि लिक्विड्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन की हालत में होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन गैसेस में भी होता है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन की हालत में होते हैं। और हर मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। अब जिस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है वो क्या करता है, वो सरफेस से एस्केप हो जाता है, और उसका एस्केप होना कहलाता है एवेपोरेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एवेपोरेशन क्या चीज़ है। आप समझेंगे जी आपके पास ये एक बीकर है जिसके अंदर हमने पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मैं सारे मॉलिक्यूल नहीं बनाऊंगा, ये समझ लें कि जी ये सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, सिर्फ सरफेस वाले मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो सबसे उस लिक्विड के सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। इसके नीचे भी ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स होंगे, इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं इसलिए आपको ये बनाकर समझाया ताकि आपको अगला जो मैं समझाने लगूँ वो समझ आ जाए। इस तरह से ये लेयर्स की शक्ल में इनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ को या नीचे से ऊपर की तरफ को लेयर्स हैं, वो ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब समझ लें कि इनमें से मैंने ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिलेक्ट कर लिए। ये सबसे ऊपर सरफेस वाला मॉलिक्यूल हो गया जो सबसे ऊपर वाली लेयर पर। इसके लेफ़्ट साइड पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी राइट साइड पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल हैं।
लेकिन इसके ऊपर वाली साइड पर कुछ नहीं है। ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये जो है ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। ये उसके नीचे मॉलिक्यूल था। अब मैंने आपको कहा कि हर मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, किसी की ज़्यादा और किसी की कम। अब जैसे ही आप समझें कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ये एटम है, समझ लें ये पार्टिकल है, कुछ भी आप इसको, इसके पास अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो जाए, यानी कि थोड़ी सी और इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है कि इसके जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। या आप ऐसा समझ लें उस लिक्विड के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है, तो ये क्या करेगा, वहाँ से सरफेस को छोड़ देगा, एस्केप हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहेंगे एवेपोरेशन। तो ये जो फ्लास्क था, समझ लें कि आपने इसको हीट दी, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहेगी। यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल था इसको जितनी हीट चाहिए थी या जितनी एब्जॉर्ब कर सकता था इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी हीट आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये ट्रांसफ़र करेगा इससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल, इसने जितनी एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, उसके बाद ये उससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा एनर्जी। तो सेम इसी तरह से इस चीज़ को हमने नीचे उतारा था, ये वाला जो मॉलिक्यूल था इसने एब्जॉर्ब तो कर ली एनर्जी जितनी कर सकता था, बाकी ये ट्रांसफ़र करेगा। अब जब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा हो गई है तो ये सरफेस को छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा, इनके ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ये ब्रेक हो जाएंगे और ये बाहर चला जाएगा। इस चीज़ को हम कहेंगे एवेपोरेशन। अब यहाँ पर आप देखें, एक गौर करें, मैंने अभी कहा था कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है इस मॉलिक्यूल ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, जैसे ही एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो सरफेस छोड़कर चला गया। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आप किसी छोटे से एरिया में रह रहे हो, ठीक है, बड़ा गलियां ख़राब खरूब हो रही हों, बारिश हो जाए तो पानी खड़ा होता हो और अचानक से आपके पास करोड़ों रुपया आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वो गली मोहल्ला छोड़कर आप जाएंगे कहीं डिफेंस या किसी भी ऐसी जगह पर, अच्छी सी जगह पर जाकर आप रहेंगे। उस गली कूचों में आपको रहना फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम ऐसे ही है कि इस मॉलिक्यूल के पास पहले इतनी एनर्जी नहीं थी तो ये उनके साथ गुजारा कर रहा है। जैसे ही इसके पास एनर्जी आ गई, यानी कि करेंसी आ गई, तो ये उस एरिया को छोड़ देगा और चला जाएगा हवाओं में, ठीक है। इस चीज़ को हम कह रहे हैं एवेपोरेशन। कंडेंसेशन का आपको पता लग गया कि कंडेंसेशन क्या चीज़ है, ये इसका एवेपोरेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कुछ इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एवेपोरेशन पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर्स में आ जाता है सरफेस एरिया, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एवेपोरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आप जितना इसको टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी ही एवेपोरेशन बढ़ती जाएगी। ये भी हम आगे पढ़ लेते हैं, तब ये टेम्परेचर वाला जो आएगा टॉपिक इसके अंदर हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहला जी सरफेस एरिया। इसकी एक डायग्राम के ज़रिए से हम समझते हैं कि आप समझें कि आपके पास एक ये छोटा सा बीकर है और एक ये बहुत बड़ा, थोड़ा सा इससे बड़ा बीकर है, ठीक है। इसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है और इसके अंदर भी कोई सा लिक्विड मौजूद है। अब आप देखें, मैं मॉलिक्यूल अगर बना दूं समझाने के लिए, 1 2 3 सरफेस पर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। इसकी सरफेस पर 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। आप इन दोनों को ही हीट दे रहे हैं, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, दोनों को ही हीट मिल रही है। लेकिन इसका सरफेस एरिया यानी कि जितनी उसकी सरफेस का एरिया है, जितना उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये इसका सरफेस एरिया है छोटा और इसका सरफेस एरिया है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, एवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही एवेपोरेशन भी कम होगी, ठीक है। तो इसके समझने के लिए मैंने ये बना दिया, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप ऐसा समझ लें कि ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं। जब ये 3 मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे तो फिर इनसे नीचे वाली जो लेयर के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवेपोरेट होंगे। अगर आप ऐसा कहें कि एक ही टाइम पर तीनों मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे, 7 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये सारे के सारे एक ही साथ एवेपोरेट हो रहे हैं। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो एवेपोरेशन ज़्यादा है। एवेपोरेशन का मतलब था लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। यहाँ पर कितने लिक्विड्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3।
यहाँ पर कितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 7। तो एवेपोरेशन कहाँ ज़्यादा हो रही है? यहाँ। इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा आप कर देंगे उतने ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और जितना सरफेस एरिया कम करेंगे एवेपोरेशन उतनी ही कम हो जाएगी। उसके बाद आता है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर अब हम देखते हैं, टेम्परेचर अभी मैंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवेपोरेशन के। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसकी रीज़न क्या है? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हर मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और सबकी एक जैसी नहीं होती। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो सरफेस को छोड़ देगा, एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर सपोज़ करें कि आप हीट दे रहे हैं और उस हीट को आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये कंटिन्यूसली हीट जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक हो गया। तो आप सपोज़ करें कि इस मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी चाहिए थी, मैं कहता हूँ 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी इसको, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 100 किलो जूल एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते 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 इसको अगर लग रहे हैं 10 मिनट, 10 मिनट में उतनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर वही हम उसको हीट ज़्यादा दे दें, हीट उसको इतनी दे दी है कि वो जो 10 मिनट में एब्ज़ॉर्ब कर रहा था अब वो 1 मिनट में एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब करेगा। जितनी जल्दी एब्ज़ॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी जल्दी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी वो सरफेस एरिया को एस्केप कर देगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कितना टाइम चाहिए इसको, 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर वो कितनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलो जूल। इतनी एनर्जी अगर उसको, इस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिलती है तो ये एस्केप करेगा, ठीक है। और इतनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के लिए उसको लग रहे थे 10 मिनट। अब आपने क्या किया, आपने इसको हीट दे दी है और हीट देने के साथ साथ उसको बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हीट टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जल्दी एब्ज़ॉर्ब होगी, ठीक है। ये जो इसको 10 मिनट लग रहे थे अब इसको लगेगा कितना? 1 मिनट। 1 मिनट, ये हम एग्जांपल समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं, मैं मतलब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स नहीं बता सकता कि किस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होता है, ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अगर वो इतनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो जो 10 मिनट लग रहे थे उसको एवेपोरेट होने में अब कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट 1 मिनट लगेगा एवेपोरेट होने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? एवेपोरेशन के। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। सेम इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हो, कम कर देते हो, तो एवेपोरेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे है जैसे कि अगर आपने 2 गिलास लिए हैं, एक के अंदर फुल गर्म पानी है और दूसरे के अंदर नॉर्मल पानी है, तो आप देखेंगे कि जो गर्म वाला पानी होगा उसमें से एवेपोरेशन होती हुई आपको नज़र भी आ रही होगी। जो नॉर्मल पानी होगा उसके अंदर से एवेपोरेशन हो रही होगी लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, वो नेग्लिजिबल होगी, आप कह सकते हैं उसके अंदर एवेपोरेशन ही नहीं हो रही, ठीक है। और सेम इसी तरह से अगर आप वो नॉर्मल पानी को भी टेम्परेचर दे देते हैं तो वो भी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी एवेपोरेशन भी फास्ट होती जाएगी। तो ये टेम्परेचर का इस पर इफ़ेक्ट आता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी तो वो सरफेस को एस्केप कर देगा। और एस्केप कैसे करेगा? अपने ये जो बॉन्ड्स होंगे साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, इनको ब्रेक करेगा, तोड़ देगा और चला जाएगा। ये जो फोर्सेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्सेस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आप समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हल्का सा टेम्परेचर मिलने पर ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो मॉलिक्यूल सरफेस को एस्केप कर जाएगा। लेकिन अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उस टाइम पर क्या होगा कि इनको तोड़ने के लिए अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, वरना ये टूटेंगे नहीं। अगर टूटेंगे नहीं तो मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो एवेपोरेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एवेपोरेशन उतनी ही कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो आप गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान में ऐसा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो अगर आप पेट्रोल को रूम टेम्परेचर पर भी रखते हो तो वो एवेपोरेट करना शुरू कर देता है।
क्यों एवेपोरेट होता है? क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी वीक हैं कि रूम टेम्परेचर को भी वो एब्जॉर्ब करके, और उनके बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, और जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, यानी कि एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से अगर आप देखें दूध है, पानी है या शहद है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ड्यू टू पानी के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पर इतना ज़्यादा एवेपोरेट नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल एवेपोरेशन होती है उनके अंदर रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये उसी टाइम पर होता है जब हम उनको उतना टेम्परेचर देते हैं कि उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो सकें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है बॉन्ड्स को जोड़ने वाली फोर्सेस, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये वाली जिसने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, ये जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एवेपोरेशन उतनी ही कम होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकेंगे। अच्छा, अब इसी टॉपिक के अंदर ये 3 फैक्टर्स आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। इसी टॉपिक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये क्या चीज़ है कूलिंग इफ़ेक्ट? आप अपने हाथ के ऊपर अल्कोहल, पेट्रोलियम या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल अगर आप अपने हाथ पे रखते हैं, तो वो जो आपके हाथ का टेम्परेचर है ना, वो लिक्विड क्या होगा कि आपके हाथ से ही टेम्परेचर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और एवेपोरेट हो जाएगा। आपको वो बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। पेट्रोल है ना जैसे, या अल्कोहल है या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आपने उसको हाथ पे रखा हुआ है तो आपको ठंडक महसूस होगी। इसकी क्या रीज़न है? अभी हमने बात की देखें जी, अभी हमने बात की है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइड पर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके ऊपर नीचे हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से आगे भी है और पीछे भी है। आप बोर्ड पर तो वैसे नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं, और हर मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो एवेपोरेशन कम है, अगर वो वीक हैं तो एवेपोरेशन ज़्यादा है, ये भी इसमें फैक्टर आ जाएगा। अब आप सपोज़ करेंगे जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो इस मॉलिक्यूल के अंदर गया, इसने एब्जॉर्ब किया, ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, इसने एब्जॉर्ब किया, ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये एस्केप कर जाएगा क्योंकि आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये सरफेस पर है तो एस्केप कर जाएगा। कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? जब ये मॉलिक्यूल ने सरफेस को छोड़ना है तो इसने क्या करना है, अपनी सराउंडिंग से, आप समझ लें कि ये सराउंडिंग है इसकी, ये वाली, ठीक है, ये सारी सराउंडिंग है, यहाँ से वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके वो चला गया वहाँ से। तो जो उसके सराउंडिंग वाला जो टेम्परेचर था, ये सारा का सारा टेम्परेचर इसके पास आ रहा था, हर जगह से टेम्परेचर इसके पास आ रहा था, तो इस एरिया के अंदर टेम्परेचर अब हो जाएगा कम, ठीक है। नहीं समझ आई? एक दफ़ा ज़रा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये समझ लें कि जी आपकी स्किन है, ठीक है, और आपकी स्किन पर जो पसीना आता है, मैं थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का बना देता हूँ, पसीने के ये ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 36 to 38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमारी बॉडी थोड़ी गर्म होती है, उसके अंदर टेम्परेचर होता है। हमारा ब्लड है वो भी थोड़ा गर्म होता है, उसके बाद हमारे मसल्स जो हैं वो थोड़ी गर्म होते हैं, मतलब टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। अब ये जो पसीना है, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपको पसीना आता है और हल्की सी भी हवा लग जाए तो बड़ी ठंडक महसूस होती है, जैसे AC चल गया हो जैसे, तो ठंडक महसूस होती है। या जब पसीना सूखता है तो उस टाइम हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों है? अभी हमने जो बात कर ली है सारी के वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये समझें कि जी आपके ये हमारी बॉडी है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये यानी कि इसका अपना टेम्परेचर भी है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, अब इसको टेम्परेचर मिलेगा कहाँ से? हमारी बॉडी से। और हमारी बॉडी का ये जो इसका सराउंडिंग्स होगी, इस पसीने की जो सराउंडिंग होगी, इस पसीने का जो ड्रॉप है, इसकी सराउंडिंग हमारी बॉडी है। तो ये इस एरिया से जो उस एरिया आ रहा होगा उसके सराउंडिंग में, उस एरिया से ये सारा का सारा टेम्परेचर करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है, जितना वो कर सकता है। जब ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जा रही है, एक टाइम आएगा जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो एस्केप कर सकता है, तो ये हो जाएगा एवेपोरेट। जब ये एवेपोरेट हो गया, ये समझ लें कि यहाँ से ख़त्म हो गया, तो हमारी बॉडी से भी वो टेम्परेचर लेकर गया है, अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से भी लेकर गया, मतलब अपने जितनी भी सराउंडिंग से वो टेम्परेचर ले सकता था उसने ले लिया।
जब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके यहाँ से जा चुका है तो आपको क्या लगता है कि इसकी जो सराउंडिंग होगी, ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ से टेम्परेचर कम नहीं होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर उसने गेन कर लिया था और वो चला गया। तो जो उसकी सराउंडिंग होगी वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर से दोबारा जो उसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, एवेपोरेशन हो गई है उसकी, तो जो उसकी सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है कम, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होता है, हमें लगता है कि ठंडक महसूस हो रही है जैसे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कूलिंग इफ़ेक्ट, जो कि एवेपोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, और ये टॉपिक था जी आपका एवेपोरेशन का। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए सारी एग्जांपल ज़रूरी थी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।